पश्चिम बंगाल में चुनाव के ठीक बाद भड़की सियासी हिंसा की घटनाएं जारी रहीं। बंगाल के कई जिलों से ऐसी खबरें आई, कहीं तोड़फोड़ की खबर आई, कहीं आगजनी की खबर आई, कहीं मारपीट की खबर आई। तो कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में तो बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत की खबर भी है। टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने टीएमसी पर ही ऐसे ही आरोप लगाया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में कई जगहों पर झड़पों की खबरें भी आई, जिसके बाद बंगाल के डीजीपी ने भी दावा कर दिया कि हिंसा भड़काने वाले चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी के नेताओं ने भी हमलों की निंदा की और हिंसा के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। लेकिन टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके नेता अरूप बिस्वास के कोलकाता वाले दफ्तर को भी नहीं छोड़ा, वहां भी जमकर तोड़फोड़ की, वहां लगा बोर्ड उखाड़ दिया, टीएमसी के झंडे उखाड़ दिए, बाहर रखे गमले तोड़ दिए। इसके अलावा टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी एक वीडियो जारी किया। उसमें एक दफ्तर पर बीजेपी के झंडे लगे दिखाई दिए। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के समर्थकों ने उस दफ्तर पर लगे टीएमसी के झंडे उखाड़ दिए और वहां बीजेपी के झंडे लगा दिए थे। मतलब पहले वहां टीएमसी के झंडे लगे थे। उन्होंने बीजेपी के लोगों पर जबरदस्ती टीएमसी के दफ्तर पर कब्जा करने का आरोप लगाया। आसनसोल से भी तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद टीएमसी के दफ्तर को फूंक दिया, यह उन पर आरोप लगाया गया। दफ्तर के बाहर जला हुआ सामान पड़ा दिखा। ममता बनर्जी के पोस्टर भी नजर आए। उत्तर 24 परगना में भी टीएमसी दफ्तर पर हमला किया गया, वहां भी तोड़फोड़ हुई। दफ्तर के बाहर टूटी हुई कुर्सियां पड़ी दिखी, पोस्टर और बैनर फाड़ दिए गए। दफ्तर के अंदर रखा सारा सामान बिखरा नजर आया। टीएमसी ने आरोप लगाया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुन चुनकर उनके दफ्तरों को निशाना बनाया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने लोगों से अपील की कि वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें। They have to approach the police station, they have to lodge a complaint and wait for the police to take legal steps against them. There is no need to take law and order in their own hands. डीजीपी ने बताया जगह जगह जो हिंसा हो रही है उसके मामले में करीब 200 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बंगाल में हिंसा की जो खबरें आई उनके बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के एक नेता ने उसके एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी, पीट पीट कर हत्या कर दी। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक घटना मामूली झगड़े की वजह से हुई। उन्होंने बताया टीएमसी नेता के घर के नजदीक एक रेस्टोरेंट में गाने बज रहे थे, तेज आवाज में गाने बज रहे थे। एक व्यक्ति ने इसका विरोध किया, आपत्ति जताई, आवाज कम करने के लिए कहा, लेकिन उस पर हमला कर दिया गया। इसकी जानकारी मिली तो बीजेपी के वो कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, बीच बचाव करने के लिए उस रेस्टोरेंट में पहुंच गए। आरोप लगा तभी उन पर हमला कर दिया गया, उन्हें बेरहमी से पीटा गया और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोग रोने लग गए, उनका गुस्सा फूट पड़ा। परिवार के लोगों ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया, विरोध जताया। इलाके के लोगों ने भी विरोध जताया। लोगों की भीड़ आरोपी टीएमसी नेता के घर पहुंच गई, घर में तोड़फोड़ कर दी। हालात बिगड़ गए तो पुलिस पहुंच गई, सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए। उन्होंने हालात काबू में करने की कोशिश की, भीड़ को समझाने की कोशिश की, भीड़ को हटाने की कोशिश की। पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े हो गए, लेकिन भीड़ ने पुलिस को घेर लिया, सुरक्षा बल के जवानों को घेर लिया। कुछ लोग पुलिसकर्मियों से भिड़ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिसकर्मी कुछ लोगों को जबरन वहां से हटाते दिखे। यह हुआ न्यू टाउन के बालीगुड़ी इलाके में। जानकारी मिली तो बीजेपी के विधायक बालीगुड़ी इलाके में पहुंचे और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की उन्होंने मांग की। जान गंवाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की। इधर कोलकाता में ऐतिहासिक न्यू मार्केट पर बुलडोजर चलाया गया तो टीएमसी ने बीजेपी को घेर लिया। उसने आरोप लगाया चुनाव के नतीजे आते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसके दफ्तर को तोड़ दिया। चुनाव में जीत मिली तो बीजेपी समर्थकों ने कई दुकानों को तोड़ दिया और पुलिस की मौजूदगी में तोड़ दिया। यह आरोप लगाया किसी ने उन्हें नहीं रोका। उन लोगों ने जी भरकर उत्पात मचाया, हंगामा किया। और इस पूरी घटना के लिए टीएमसी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए और ऐलान किया कि बीजेपी का बुलडोजर बंगाल में जहां भी जाएगा वहां टीएमसी के लोग उसका विरोध करेंगे। पार्टी हर जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बाद में पुलिस ने बुलडोजर चलाने और बवाल करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन टीएमसी ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी की नेता महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, कोलकाता के न्यू मार्केट का वीडियो डाला और आरोप लगाया कि वहां बीजेपी के समर्थक जीत के जश्न में बुलडोजर लेकर पहुंच गए। समर्थक बुलडोजर लेकर पहुंच गए और टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया। तो जो वीडियो टीएमसी ने जारी किया उसमें कई लोग बीजेपी के झंडे के साथ खड़े दिखाई दिए। तेज आवाज में गाना बज रहा था, सुनाई दिया और उसी दौरान वहां एक बुलडोजर भी नजर आया। बुलडोजर के जरिए कुछ दुकानों को तोड़ा गया, यह दिखा। टीएमसी ने आरोप लगाया ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उसके समर्थक थे। सभी ने जमकर बवाल किया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें खुली छूट दे दी है, यह टीएमसी ने आरोप लगाया और पुलिस भी उन्हें नहीं रोक रही है। पुलिस वालों के सामने ही उन्होंने टीएमसी के दफ्तर पर, जिसको दफ्तर बताया जा रहा है टीएमसी का, उस पर बुलडोजर चला दिया। आसपास की कुछ दुकानों पर भी बुलडोजर चला दिया और पुलिस वाले देखते रहे। टीएमसी कह रही है उनकी हिम्मत नहीं हुई किसी को रोकने की। सोशल मीडिया पर लिखा कि टीएमसी ने कि चुनाव से पहले राज्य में भय का माहौल नहीं था, कानून व्यवस्था पर लोगों को भरोसा हुआ करता था, लेकिन इस चुनाव के बाद भरोसे का माहौल नहीं रहा है, उसकी जगह बुलडोजर ने ले ली है। इस घटना पर पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की। इधर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा पर अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया। उसने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और केंद्रीय सुरक्षा बल को निर्देश दिए कि हिंसा के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करें। आयोग ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के भी निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज इलाके में लेनिन की एक मूर्ति तोड़े जाने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की और पुलिस ने तोड़फोड़ करने वालों की तलाश शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के नारायणपुर इलाके में पुलिस ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के एक दफ्तर पर छापा मारा। पुलिस ने दावा किया कि छापेमारी के दौरान वहां से 18 धारदार हथियार बरामद किए गए। हथियार मिलने के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही सरकारी जमीन पर बने क्लबों के रंग बदलने का काम शुरू कर दिया गया। पहले क्लब की दीवारों पर टीएमसी का रंग होता था, लेकिन अब क्लब की दीवारों को भगवा रंग में रंगने का काम शुरू कर दिया गया। उधर कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर से पुलिस ने सुरक्षा हटा दी। वहां पहले बड़ी संख्या में पुलिस वाले हर वक्त तैनात रहते थे, लेकिन अब वहां एक भी जवान दिखाई नहीं दिया। कोलकाता पुलिस के मुताबिक चुनाव के नतीजे आने के बाद बड़े नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा की गई और इस समीक्षा के तहत ही अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर से पुलिस वालों को हटा दिया गया। उनके घर के आसपास रहने वाले कई लोग इस फैसले से काफी खुश भी दिखाई दिए। उन्होंने बताया, जो लोग खुश दिख रहे थे, उन्होंने बताया कि पहले वहां इतने पुलिस वाले रहते थे कि आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। कई लोगों ने तो जबरदस्त सुरक्षा की वजह से उस इलाके में जाना ही छोड़ दिया था, यह आरोप था, जहां अभिषेक बनर्जी का घर है। लेकिन अब वहां की स्थिति बदली हुई दिखी। अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर सन्नाटा दिखा, एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आया। घर के चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दिया। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि पहले वहां 300 से 350 जवान हमेशा खड़े रहते थे, उनकी ड्यूटी लगी रहती थी। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर एक सांसद की सुरक्षा के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। वहां से गुजरने वाले लोगों की जांच तक की जाती थी, कभी कभी तो उनसे पूछताछ भी होती थी, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया। वहां से गुजरने की वजह उनसे पूछी जाती थी। बहुत ज्यादा सख्ती थी उस सड़क का इस्तेमाल करने के लिए। कई लोग उस सड़क पर जाते ही नहीं थे, लोग कह रहे हैं। अभी जो स्थिति है, देखिए कितना माहौल कितना ठंडा है, देखिए पूरा साफ सुथरा है, रास्ता में लोग आदमी लोग जा रहा है, पूरा खाली है। अभी पहले का जो रास्ता था बहुत दिक्कत होता था। तो जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे थे, उनके मुताबिक अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर ज्यादा शोर शराबा ना हो, इसके लिए वहां से गुजरने वाली बसों का रास्ता तक बदल दिया गया था टीएमसी के शासन में, और वो दूसरे रास्ते से निकलती थी, वहां नहीं जाती थी, ताकि शोर ना हो। लेकिन भारी सुरक्षा व्यवस्था के हटने के बाद लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। इधर 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, यह खबर आई।
9 मई को सुबह करीब 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह से एक दिन पहले शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ माता मंदिर और हनुमान मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी मुलाकात की और उनका आभार जताया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष अमित भट्टाचार्य ने बताया कि राज्य की नई सरकार नबन्ना बिल्डिंग से नहीं चलेगी, बल्कि राइटर्स बिल्डिंग से कामकाज किया जाएगा। लाल दीवारों वाली ये इमारत साल 1777 में बनाई गई थी। लेफ्ट की सरकार में भी राइटर्स बिल्डिंग से ही सचिवालय और मुख्यमंत्री कार्यालय चला करता था। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने रेप और ब्लैकमेल करने के आरोप में एक जिम संचालक को गिरफ्तार कर लिया। उस जिम संचालक के भाई को भी पकड़ लिया। इनके नाम अकरम बेग और आलम बेग बताए गए और आरोप लगाया गया कि दोनों ने मिलकर जिम में आने वाली एक महिला का रेप किया, अश्लील वीडियो बनाए, उनसे लाखों रुपए वसूल लिए। ब्लैकमेल से परेशान होकर पीड़ित महिला पुलिस के पास पहुंच गई, पुलिस बता रही है, और दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस कह रही है महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वो करीब 2 साल से अकरम के जिम में जा रही थीं। उन्होंने दावा किया अकरम और आलम ने उन्हें तेजी से वजन घटाने का झांसा दिया और एक खास तरह की प्री वर्कआउट ड्रिंक पिलाई। जिम में कसरत शुरू करने से पहले प्री वर्कआउट ड्रिंक। महिला ने बताया पुलिस को कि उसमें आरोपियों ने कोई नशीली चीज मिला दी थी। मतलब महिला ने यह आरोप लगाया कि ऐसी चीज मिला दी थी जिससे वो बेहोश हो गई थी और बेहोशी की हालत में अकरम ने जिम के अंदर उनका रेप किया था, उनके अश्लील वीडियो बनाए थे। तेजी से वजन घटाने के नाम पर प्री वर्कआउट ड्रिंक देना ऑफर किया तथा उसे बनाकर उसमें कोई नशीला ड्रग मिलाकर इन्हें उसका सेवन कराते थे तथा नशे की हालत में जिम में ही बने एक प्राइवेट कमरे में इनके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के उपरांत उस सीसीटीवी फुटेज में उसे रिकॉर्ड कर उसे अपने पास संग्रहित कर लिया। जो एफआईआर दर्ज हुई उसके मुताबिक अश्लील वीडियो दिखाकर दोनों भाइयों ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। महिला से पैसों की डिमांड करने लगे थे। पैसों के लिए बार बार परेशान करते थे। नहीं देने पर वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देते थे। परिवार को जान से मारने की धमकी देते थे। इस महिला इनके पति इनके बच्चों का पीछा करना शुरू कर दिया तथा उसकी पूरी फोटो वगैरह खींचकर या उनको धमकाते थे तथा उन्हें जान से मारने की धमकी देकर इस महिला से लगातार नगद अवैध वसूली करता रहा। पुलिस कह रही है दोनों आरोपियों ने मिलकर महिला से करीब 10 लाख रुपए वसूल लिए थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी डिमांड खत्म नहीं हो रही थी। उसके वीडियो बना लिए गए जिसके आधार पर महिला को ब्लैकमेल किया जाने लगा था। अकरम बेग और आलम बेग दोनों ने पहले उससे 10 लाख रुपए की डिमांड की। जब महिला ने वो डिमांड पूरी कर दी तो बढ़कर के ये डिमांड 50 लाख हो गई और फिर ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर महिला ने जिम जाना छोड़ दिया। उन्होंने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया, महिला कह रही। और पुलिस को महिला ने बताया कि जब उन्होंने जिम जाना बंद किया तो अकरम, जिम संचालक अकरम अपने भाई के साथ उनके घर पहुंच गया था और घर जाकर महिला को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे वो। पुलिस कह रही है दोनों आरोपी हर वक्त महिला पर नजर रखते थे। वो कहां जाती हैं, घर से कब निकलती हैं, किनसे मिलती हैं, हर एक चीज पर दोनों की नजर होती थी, जिससे महिला परेशान हो गई थी। वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। एफआईआर के मुताबिक महिला ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, पैसों की डिमांड करते रहे। तो तंग आकर महिला ने पुलिस में दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। महिला के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने एक टीम बना दी। जांच हुई और पुलिस ने जिम संचालक अकरम और उसके भाई आलम को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस कह रही है दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। हाथ जोड़कर दोनों ने माफी मांगी और पुलिस गिरफ्त में दोनों लंगड़ाते भी नजर आए। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। बरेली के सिविल लाइंस इलाके में मौजूद आरोपियों के जिम को पुलिस ने सील कर दिया। आरोप है इसी जिम में महिला का रेप किया गया था। पुलिस सूत्र दावा कर रहे हैं दोनों भाई जिम में आने वाली हिंदू समुदाय की महिलाओं को टारगेट करते थे। खासकर ये दोनों अकरम बेग और आलम बेग हिंदू घरानों की महिलाओं और लड़कियों को ही टारगेट करते थे, खासकर ऐसी महिलाओं को जिनसे ये ब्लैकमेल करके मोटा पैसा वसूल सकें।
पुलिस कह रही है आरोपियों के पास से 2 पेन ड्राइव बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है पेन ड्राइव में कई महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले हैं। दोनों से पूछताछ कर रही है पुलिस ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों ने कितनी महिलाओं को का यौन शोषण किया और या अश्लील वीडियो दिखाकर उनसे पैसे वसूले। इधर टीवी के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। टीवी के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से राजभवन में मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उन्होंने राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। खबर है कि विजय की पार्टी टीवीके ने कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों से आई खबरों के मुताबिक एक्टर विजय ने राज्यपाल को बहुमत से जुड़ी जो जानकारी दी, राज्यपाल उससे संतुष्ट नहीं हुए। राजभवन के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक्टर विजय बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन की जानकारी नहीं दे पाए, इसलिए उनका शपथ ग्रहण टाला भी जा सकता है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके को कांग्रेस ने शर्तों के साथ समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने साफ किया कि टीवीके के साथ उसका गठबंधन तभी काम करेगा जब विजय किसी भी सांप्रदायिक ताकत से हाथ नहीं मिलाएंगे। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने के कांग्रेस के फैसले पर डीएमके भड़क गई। डीएमके प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ गठबंधन में शामिल थी। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल पर आरोप लगा कि उन्होंने एक टीचर पर टीका हटाने का दबाव बनाया, धार्मिक टैटू हटाने का दबाव बनाया, और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया। हालांकि प्रिंसिपल ने इन आरोपों से साफ इनकार किया। प्रिंसिपल के मुताबिक उन्होंने टीचर से न तो कलावा उतारने को कहा, न ही टीका हटाने को कहा, लेकिन टीचर की तरफ से लगाए गए आरोपों की वजह से मोदी नगर के उस स्कूल के बाहर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कई लोग वहां पहुंच गए। उस स्कूल के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने गेट पर लाल रंग के पेंट से जय श्री राम लिख दिया और फिर वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस टीचर के मुताबिक वो 2012 से वहां पढ़ा रही हैं। 2 साल पहले उस स्कूल में नई प्रिंसिपल आई। उन्होंने आरोप लगाया जब से वो आई तब से स्कूल का माहौल बदल गया। प्रिंसिपल ने टीचरों और बच्चों को कलावा पहनने से मना कर दिया, टीका लगाने से रोक दिया। उनके मुताबिक प्रिंसिपल ने धार्मिक टैटू हटाने के लिए भी उन्हें कहा। जब उन्होंने इससे इनकार किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। ये कहा ये अपने श्री राम के जो निशान तुम्हारे हाथों पर बने हुए हैं इन्हें हटाओ। मेरा टीका हटाने के लिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही। उसके अलावा उस स्कूल में पढ़ाने वाले दूसरे टीचरों ने भी इन आरोपों से इनकार किया। एक टीचर ने कहा वो रोज कलावा और टीका लगाकर स्कूल आती हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल ने कभी उन्हें कुछ नहीं कहा। हमारे टीचर्स भी है, अभी भी बंधे हुए हैं सर। ऐसे कोई आरोप तो है ही नहीं है सर। टीका भी लग रहा है मेरे, मैं डेली लगा के आती हूँ, टीका भी और कलावा भी। ऐसे कोई बात नहीं है सर। ये आरोप लगाने वाली टीचर का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। वो टीचर ने आरोप लगाया प्रिंसिपल ने उन पर माफी मांगने का दबाव बनाया। जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो प्रिंसिपल ने उनके बेटे को दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट थमा दिया। मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया गया, उसको टीसी दे दी गई। आज मेरा बच्चा मैंने हॉस्टल में एडमिट कर दिया, वहां से बीमार होके आ गया मेरा बच्चा बहुत बीमार है। प्रिंसिपल ने इन आरोपों को भी सिरे से नकार दिया। उनके मुताबिक टीचर ने खुद अपने बच्चे का ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगा था दूसरे स्कूल में जाने के लिए। उन्होंने बाकायदा इसके लिए एप्लीकेशन दी थी, प्रिंसिपल कह रही है। उन्होंने टीसी के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, वो आरोप लगाने की टीसी आपने जबरन काट के दिया? नहीं सर, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। बच्चे तो वैसे थोड़ा बहुत शरारती होते हैं, लेकिन वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन आया था तो उसके हिसाब से स्कूल ने टीसी दे दी। तो इस पूरे मामले को लेकर काफी देर तक उस स्कूल के बाहर हंगामा होता रहा। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग नारेबाजी करते रहे। इसके बाद पुलिस वहां आ गई, मामला शांत करवाया। लेकिन इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी सामने आया। वहां कपड़ों के एक शोरूम में बवाल हो गया। वहां भी तिलक और कलावे को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया।
हिंदू महासंघ नाम के एक हिंदुवादी संगठन के लोगों ने बताया कि उस शोरूम में, आरोप लगाया उन्होंने कि उस शोरूम में काम करने वाले एक कर्मचारी ने उनसे शिकायत की कि उस शोरूम के मैनेजर तिलक लगाने से मना करते हैं, हाथ में कलावा पहनने से मना करते हैं। तो वो हिंदू महासंघ नाम का संगठन कह रहा है कि उनको शिकायत मिली तो उनसे जुड़े लोग शोरूम के बाहर पहुंच गए। हालांकि शोरूम के मैनेजर ने इन आरोपों से इनकार किया। वो कह रहे हैं वो खुद हिंदू हैं, वो किसी भी कर्मचारी को इन चीजों के लिए मना करते ही नहीं है। लेकिन हिंदू महासंघ नाम के इस संगठन के लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उनके माथे पर उन्होंने टीका लगा दिया, फिर मंत्रोच्चार करने लगे, उनके हाथ में कलावा बांध दिया। वो लोग इतने पर नहीं रुके, वो शोरूम के अंदर घुस गए। वहां एक एक कर्मचारी के माथे पर टीका लगा दिया, हाथों पर कलावा बांध दिया, शोरूम के बाहर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। वो कह रहे हैं उस शोरूम में काम करने वाले एक कर्मचारी ने मैनेजर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद वो उन्हें चेतावनी देने आए थे कि अगर आगे से ऐसी कोई शिकायत उनको मिली तो वो उस शोरूम में तोड़फोड़ कर देंगे। वो मानसिक प्रताड़ित कर रहा है कि आप यहाँ तिलक नहीं लगाओगे, आप यहाँ भगवा नहीं पहनोगे, आप यहाँ कलावा नहीं पहनोगे। कुल मिला के हिंदू विरोध की बात उसके द्वारा की जा रही। तो आज हमने उसको शोरूम में घुसकर उसको चेतावनी दी। शोरूम के मैनेजर सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस कर्मचारी ने आरोप लगाया उसने शोरूम में सिर्फ 2 दिन काम किया था, 2 दिन काम किया और फिर अचानक इस्तीफा दे दिया और झूठे आरोप लगा दिए। जो लड़के को तकलीफ हुई वो लड़का हमारे पास में सिर्फ 2 ही दिन वर्क किया है और हमको भी एग्जैक्टली नहीं पता। उसने रेजिग्नेशन डाला, हम लोगों ने मना नहीं किया और हम लोग भी कुछ बोलते नहीं उसको। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने उस हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों से बात की, शोरूम के मैनेजर से बात की और फिर पुलिस ने भरोसा दिया कि वो सच पता लगाने के लिए शोरूम में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से बात करेगी। यहाँ भी मैंने जो मैनेजर से बात की, उन्होंने भी यही बोला है कि एक ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए हमें बोला गया है, टीका चंदन लगा के ना आने के लिए हमने नहीं बोला है। फिर भी इस संबंध में जो यहाँ का स्टाफ है उनसे चर्चा करेंगे। तो हिंदू महासंघ नाम के संगठन के लोगों ने पुलिस से इस मामले की फिर शिकायत की। 10 दिन के अंदर शोरूम के मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, चेतावनी दे दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ 10 दिन में तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। सौभाग्य की एक बात यह कि ये जो आए दिन जगह जगह से खबरें आती जा रही हैं कि लोगों को टीका लगाने से रोका, कलावा बांधने से रोका और फिर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन हो जाता है वहां पर, उसमें जांच पूरी होनी चाहिए और जांच के बाद कार्रवाई ऐसी सख्त करने की जरूरत है कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो करने की आगे कोई सोच भी ना सके। लेकिन अगर कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ऐसे इल्जाम भी लगा रहा है तो वो भी ऐसा सोच ना सके। जांच के बाद यह भी होना चाहिए। एक लेंसकार्ट का मामला आया तो अब रेल ही बन गई है इन खबरों की। गाजियाबाद के मोदी नगर के स्कूल में टीचर ने प्रिंसिपल पर आरोप लगा दिया, टीचर ने प्रिंसिपल पर आरोप लगा दिया कि उनको निकाल दिया क्योंकि वो टीका लगाकर आती थी। जबलपुर में कपड़ों के शोरूम में एक कर्मचारी ने यही आरोप मैनेजर पर लगा दिया और हिंदूवादी संगठन अलग अलग नामों के हर जगह पहुंच गए हैं, इस पर हंगामा कर रहे हैं। अब ये लोग पुलिस में भी शिकायत नहीं करते। जो ये टीका या कलावा ना पहनने देने का आरोप लगाते हैं वो पुलिस में शिकायत नहीं कर रहे। पुलिस में क्यों नहीं कर रही है? हिंदूवादी संगठनों के पास क्यों जा रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसी सरकारें हैं जहां सुनवाई नहीं होगी। कोई अगर यह आरोप लगाएगा कि उसको टीका लगाने से रोक रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सुनवाई नहीं होगी, मध्य प्रदेश में सुनवाई नहीं होगी। मुरादनगर में जो टीचर इल्जाम लगा रही हैं वो कह रही हैं 2 साल से ये नई प्रिंसिपल आई हैं, तो अभी तक किसी और ने कुछ क्यों नहीं बोला? बाकी टीचर कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो सारे टीचर गलत बोल रहे हैं क्या? ये हिंदूवादी संगठन के लोग ही सही बोल रहे हैं? जबलपुर में कपड़ों के शोरूम के मैनेजर बता रहे हैं कि वो कर्मचारी तो काम पर ही 2 दिन आया था, 2 दिन काम पर आया, इस्तीफा दे दिया और इल्जाम लगा दिया कि कलावा नहीं पहनने देते, टीका नहीं लगाने देते। वो कह रहे हैं हां ड्रेस कोड है लेकिन हमने तो कभी कलावा और टीके से रोका नहीं। जो माहौल है उसमें कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है? ये बात गले से उतर ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई स्कूल की प्रिंसिपल एक टीचर को बोल सकती है कि टीका मत लगा कर आओ, नहीं मानने पर स्कूल से निकाल देगी वो। इस माहौल में
और ये कौन से संगठन है? ये क्या ये भी नहीं देखते कि जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? अगर आरोप वाकई सही है तब तो बिल्कुल सजा दो, लेकिन कानून से दो ना। कानून तो वहां काम कर रहा है ना, कोई नहीं सुनवाई हो रही क्या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? लेकिन अगर यह सब सिर्फ अपनी पर्सनल किसी खुंदक में किया जा रहा है या किसी एजेंडे में किया जा रहा है, तो फिर पुलिस पकड़कर ऐसे लोगों पर भी एक्शन ले, क्योंकि यह नेतागिरी करने का भी आसान रास्ता बन गया है इन संगठनों के नाम पर। जरूरी नहीं यहां पर यह नेतागिरी संगठनों के नाम पर हो रही हो, लेकिन होती तो है कई जगह। अब ऐसे तो किसी भी काम में कोई भी किसी को कुछ ही बोल ही नहीं पाएगा। सीधा इल्जाम यह लगा दो कि टीका नहीं लगाने देते, कलावा नहीं पहनने देते। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अगर आरोप फर्जी हुए तो कहीं कोई वाकई भेदभाव हो रहा होगा, वो भी फिर ऐसे लोगों के चक्कर में फर्जी माना जाएगा, और जिसको सही में मदद की जरूरत होगी वो ही अकेला पड़ जाएगा। 100 बात की एक बात। उधर बीजेपी के हेमंत बिस्व शर्मा 12 मई को तीसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। असम में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को होगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। राज्य में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में अगले मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। 11 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि असम और पश्चिम बंगाल में मिली हार को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जल्द बुलाई जा सकती है। बैठक में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना जताई गई। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में जो हादसा हुआ था, उसके बाद घायलों से पैसे वसूलने के आरोप लगे। उस पर प्रशासन ने एक प्राइवेट अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया 1 महीने के लिए। आदेश दिया कि 1 महीने तक वहां किसी का इलाज नहीं किया जाएगा। नई मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी। जो मरीज पहले से भर्ती हैं वहां उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने का निर्देश दे दिया। अस्पताल पर आरोप लगा था कि उसने कुछ घायलों से इलाज के बाद पैसे वसूले थे। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियमों का हवाला दिया कि ऐसी घटनाओं में प्राथमिक इलाज करने के लिए घायलों से पैसे नहीं लिए जा सकते। 30 अप्रैल को क्रूज बोट डूब गई थी, याद होगा आपको। 13 लोग मारे गए थे, कई लोग हादसे में घायल हो गए थे। कुछ लोगों को जबलपुर के गौर तिराहा इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था इलाज के लिए। बाद में अस्पताल पर यह आरोप लगा कि उसने घायलों का इलाज तो किया, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में उनसे पैसे भी लिए। प्रशासन के मुताबिक हादसे में घायल हुए कई लोग ऐसे भी थे जिनका सब कुछ बरगी डैम में डूब चुका था। बैग डूब गया था, पर्स डूब गया था, 1 रुपया नहीं था उनके पास। उन्होंने किसी तरह यहां वहां से इंतजाम करके अस्पताल को इलाज के लिए पैसे दिए थे। वो पर्यटक भी थे, बाहर से आए थे। जानकारी मिली तो प्रशासन सख्त हो गया। डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए। जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल का लाइसेंस ही 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया। अस्पताल को निर्देश दिया गया है कि इस बाबत वो अपना 1 हफ्ते के अंदर जवाब दे। जवाब यदि संतोषपूर्वक नहीं होगा तो इसमें और भी आगे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अस्पताल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लंघन किया है, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई। विभाग कह रहा है करीब 10 मरीजों को वहां इलाज के लिए लाया गया था। क्रूज बोट हादसे के बाद भर्ती कराया गया था। 30 अप्रैल को हादसा जबलपुर के बरगी डैम में हुआ था। कई लोग क्रूज बोट में सवार थे। मौसम बदल गया था, तेज हवाएं चलने लगी थी। डैम का पानी समंदर की लहरों की तरह ऊपर उठने लगा था। लहरों में फंसकर बोट डूब गई थी। उसमें सवार सभी लोग पानी में डूब गए थे। उधर सूत्रों ने बताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी शामिल होंगे। सरकार में जेडीयू के कोटे से 3 नए चेहरों को मौका मिलेगा। दोपहर में पटना में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इस दौरान सभी नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे से 13 से 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। वहीं जेडीयू कोटे से 12 से 13 मंत्री शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच कुल 16 मंत्रियों का कोटा तय बताया जा रहा है।
बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया। पहले बिहार के मुख्यमंत्री का आवास एक अणे मार्ग के नाम से जाना जाता था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार का कामकाज संभालने वाली कंपनी आईपैक के साथ करार खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि फंड की कमी की वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया। विधानसभा चुनाव में आईपैक पश्चिम बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके के चुनाव प्रचार का काम संभाल रही थी। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो भाइयों के बीच आपसी विवाद हुआ और इतना बढ़ गया कि एक भाई ने खुद को ही गोली मार ली। पुलिस कह रही है मिथुन सोलंकी नाम के व्यक्ति ने खुद को गोली इसलिए मारी ताकि वो अपने भाई को फंसा सके। उस पर दोष मढ़ने के लिए खुद को गोली मार ली। अपने भाई पर हमला करने का आरोप लगा सके इसलिए गोली मार ली। पुलिस ने बताया मिथुन अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहते हैं। उनके भाई अपने माता पिता के साथ बुलंदशहर में रहते हैं। दोनों भाइयों के बीच लंबे वक्त से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। इसी झगड़े पर बात करने के लिए नोएडा से मिथुन बुलंदशहर गए। बातचीत अचानक बहस में बदल गई। गुस्से में मिथुन ने एक तमंचा निकाल लिया। अपने परिवार वालों को धमकाने लग गए कि खुद को गोली मार लेंगे। अपने मारू करके देख काफी देर तक वो अपने घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाते रहे, गालियां देते रहे, बार बार खुद को गोली मारने की चेतावनी देते रहे। अपने परिवार से बहस करते करते मिथुन ने अचानक खुद के पैर में गोली मार ली। गोली मार ली तो वहां अफरा तफरी मच गई। गोली की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। तुम्हें गलती वगैरह की कभी मार गोली, तुम्हें गलती वगैरह कभी, अरे तो हमें भेज जेल, हम जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग दौड़ते हुए उनके पास आए, उन्हें ऊपर उठाया, उन्हें लेकर अस्पताल जा ही रहे थे कि तभी मिथुन के भाई की आवाज सुनाई दी। वो कह रहे थे उन्होंने सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। मतलब रिकॉर्डिंग कर रही है, खुद ही मारी है, खुद ही रिकॉर्डिंग कर रही है, वीडियो बनाई है हमारे, खुद ही मारी है, तो सब तो अपने आप मारी है खुद ही। मिथुन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस भी मामले की जांच के लिए अस्पताल पहुंच गई। वहां मिथुन ने बताया वो अपने भाई के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन वो उन्हें अपने घर में घुसने तक नहीं देता। 50-60 लाख रुपए उसकी शादी में लगा दिया और उसके लिए उसका हाथ कट गया था, 6 लाख उसके इलाज में लगाया और आज वो मुझे घर में नहीं घुसने देता। पुलिस कह रही है जमीन को लेकर परिवार के लोगों में कहासुनी हुई और मिथुन ने अचानक अपने पैर में गोली मार ली। पुलिस ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी कब्जे में लेने का दावा किया। मैं आपसे कहासुनी के बाद मिथुन के द्वारा स्वयं को एक असलाह से स्वयं के पैर में गोली मार ली गई थी। इसकी एक वीडियो भी वहां की मौके की बनी है। पुलिस कह रही है शुरुआती जांच में यह सामने आया कि मिथुन ने अपने भाई पर झूठा केस बनाने के लिए, उसे झूठे केस में फंसाने के लिए यह सब कुछ किया। खुद को गोली मारकर इल्जाम अपने भाई के सिर पर वो डालना चाहते थे। हालांकि पुलिस कह रही है वो हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। इधर लखनऊ में सचिन यादव नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में सचिन यादव नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक सचिन यादव के खिलाफ कई केस दर्ज थे और कुछ दिन पहले ही वो जमानत पर जेल से बाहर आए थे। पुलिस के मुताबिक 6 महीने पहले सचिन के भाई सोनू की भी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी की करोड़ों की संपत्तियां जब्त करने की मंजूरी दे दी। उन पर भारत के अलग अलग शहरों और विदेशों में अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। वो 2016 में भारत से लंदन भाग गए थे। ईडी ने उनकी संपत्तियां जब्त करने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने द्वारका में ड्रग्स तस्करों के ठिकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने बाबा हरिदास नगर थाना इलाके में कई जगह पर अवैध निर्माण किया था और वहां ड्रग्स बेचे जाते थे। पुलिस ने बुलडोजर के जरिए उन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड के देहरादून में सड़क हादसे में हुई एक व्यक्ति की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। गुस्साए लोगों ने पूरा रास्ता जाम कर दिया। वहां एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लोगों ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उधर पंजाब के जलंधर और अमृतसर में 3 घंटे के अंदर 2 धमाके जो हुए उनकी जांच आतंकी हमले के एंगल से शुरू कर दी गई।
जलंधर में बीएसएफ मुख्यालय के बाहर एक रोज पहले रात 8:15 पर तेज धमाका हुआ था। मुख्यालय के गेट के बिल्कुल करीब विस्फोट एक स्कूटर में हुआ था। ब्लास्ट की खबर मिलते ही पुलिस और बीएसएफ के बड़े बड़े अफसर वहां पहुंच गए। जांच शुरू कर दी गई, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। लेकिन धमाके की जांच चल रही थी कि तभी पंजाब के अमृतसर में आर्मी कैंप के पास एक और धमाके की खबर मिली। इसके बाद तो पंजाब पुलिस समेत बीएसएफ और सेना भी अलर्ट हो गई, क्योंकि महज 3 घंटे के अंदर पंजाब के 2 शहरों में धमाकों से दहशत मच गई। सेना और पुलिस ने धमाके वाली दोनों जगहों को सील कर दिया, घेरेबंदी कर दी, वहां से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। बॉम्ब स्क्वाड को बुला लिया गया, फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया, जांच शुरू कर दी गई। पुलिस वालों ने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए, चप्पे चप्पे को खंगाला, क्योंकि शुरुआत में यह साफ नहीं हो पाया कि धमाका हुआ कैसे। पुलिस वालों ने धमाके वाली जगह से सबूत इकट्ठा किए। जलंधर में पहला धमाका रात 8:15 बजे हुआ, बीएसएफ चौक के पास, बीएसएफ के मुख्यालय के बिल्कुल करीब उसके गेट पर। बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर का मुख्यालय है। बीएसएफ चौक से 50 मीटर दूर पुलिस बूथ भी मौजूद है, मतलब पूरा इलाका बेहद सुरक्षित है। धमाके के बाद जो सीसीटीवी वीडियो मिला उसमें बीएसएफ मुख्यालय के गेट के पास पेड़ के नीचे एक स्कूटर खड़ा दिखाई दिया। स्कूटर फुटपाथ वाले हिस्से पर खड़ा था। उसके करीब सड़क पर एक व्यक्ति मोबाइल चलाते नजर आए। बिल्कुल अनजान कि अगले पल वहां क्या होने वाला। सड़क से गाड़ियां अपनी रफ्तार से आती जाती दिखी, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। स्कूटर के परखचे उड़ गए, उसमें आग लग गई। जो व्यक्ति मोबाइल देख रहे थे, बाल बाल उनकी जान बची। विस्फोट होते ही वो तेजी से वहां से भागे। आसपास के लोगों ने बताया कि विस्फोट इतना जोरदार था कि आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जलंधर के बीएसएफ चौक पर शाम के समय आमतौर पर भीड़भाड़ रहती है। लुधियाना और अमृतसर रूट की बसें बीएसएफ चौक पर रुकती हैं। गनीमत यह रही कि जिस वक्त धमाका हुआ उस समय कोई बस वहां नहीं खड़ी थी, 2 कारें ही चपेट में आई जो वहां से जा रही थी। यानी गनीमत यह रही कि धमाके में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जांच टीम ने स्कूटर के मालिक गुरप्रीत सिंह उर्फ क्रिस को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया वो ऑनलाइन सामान बेचने वाली एक कंपनी में काम करते हैं और किसी सामान के पिकअप के लिए बीएसएफ चौक पहुंचे थे। मतलब वो पार्सल देने नहीं बल्कि सामान लेने के लिए, पिकअप करने के लिए गए थे। स्कूटर फुटपाथ पर खड़ा किया था और सामान लेने चले गए थे। तभी धमाका हो गया। पुलिस कह रही है हिरासत में लिए गए जो गुरप्रीत सिंह हैं उनके पिता भी बीएसएफ में रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद वो घर पर रहते हैं अब, पहले बीएसएफ में थे। जलंधर पुलिस और फोरेंसिक टीम सुबह होने के बाद भी धमाके वाली जगह से सबूत इकट्ठा करती थी। एक एक चीज को खंगाला गया, स्कूटर के टुकड़ों को समेटा गया, सबूतों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया। जलंधर के बीएसएफ चौक पर हुए धमाके के 2 घंटे 35 मिनट बाद, यानी रात के 10:50 पर अमृतसर में विस्फोट की खबर है और उसने सनसनी मचा दी। अमृतसर के खासा इलाके में विस्फोट हो गया, आर्मी कैंप के बिल्कुल करीब, आर्मी कैंप की दीवार के पास। जलंधर के बीएसएफ चौक से यह जगह करीब 100 किलोमीटर दूर है। तो यह दूसरा धमाका 100 किलोमीटर दूर हो गया। जहां विस्फोट हुआ वहां से पाकिस्तान से लगने वाली भारत की सीमा केवल 18 किलोमीटर दूर है। अटारी बॉर्डर मौजूद है। समय में अमृतसर से जो अटारी बॉर्डर की तरफ जाने वाली मेन रोड है, हाईवे है, उस पर मौजूद हूँ और इसी जगह पर ही जब अटारी से अमृतसर की तरफ हम आते हैं तो बिल्कुल उसके साथ जो बाउंड्री वॉल है आर्मी कैंट की, उस दीवार को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। ये 2 धमाके हुए तो सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गईं, अलर्ट जारी कर दिया गया। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। बड़े बड़े अफसर धमाकों वाली जगहों का दौरा करने पहुंच गए। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने अपनी टीम के साथ जलंधर में धमाके वाली जगह का निरीक्षण किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों धमाकों के बारे में उन्होंने बताया। आईडी हैगी इतने मौके ते शार्पनर मिले हैं, सो इट अपीयर्स की एक इंप्रोवाइज्ड डिवाइस जड़ी वो असेंबल की गई। मोस्ट लाइकली क्योंकि कोई वायर्स नहीं मिलिया है तो या तो टाइम्ड एक्सप्लोजन है या रिमोट तो किया गया है। डीजीपी ने धमाकों के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई। उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम तक लिया। पर असी अज्यूम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर दी एनिवर्सरी होन करके दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान's ISI's डिजाइंस टू कॉज डिसरप्शंस इन पंजाब। ते पंजाब एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा हैगा देश के बिहाफ ते अगेंस्ट पाकिस्तान। एनआईए की एक टीम भी दिल्ली से पंजाब पहुंच गई, क्योंकि दोनों धमाकों के पीछे
खालिस्तान वाले एंगल की भी चर्चा शुरू हो गई। धमाकों के बाद आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी भी ली। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और कई तरह के दावे किए गए। यह दावा तक कर दिया कि हमले में बीएसएफ के 2 सिपाही मारे गए, 3 जख्मी हो गए, लेकिन पंजाब के डीजीपी ने तुरंत इसको झूठा बताया। हमले में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने का उन्होंने दावा किया। नहीं, बिल्कुल दावा इनकरेक्ट है। मैं अभी दसना चाहूँगा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਗਨੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹ इंसिडेंट कराते हैं। जलंधर और अमृतसर में हुए धमाकों के पीछे साजिश वाले एंगल से पुलिस के साथ एनआईए, सेना और बीएसएफ ने भी जांच शुरू कर दी। ब्लास्ट के बाद पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन पंजाब में ये जो धमाके हुए, इसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया, क्योंकि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दोनों धमाकों को छोटा मोटा धमाका बता दिया और छोटा मोटा धमाका भी बताया और आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया। उन्होंने दावा किया ये धमाके बीजेपी की पंजाब चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। भगवंत मान ने यह बयान दिया तो बीजेपी बुरी तरह भड़क गई। धमाकों के बाद पंजाब के डीजीपी की तरफ से दी गई जानकारी का उसने हवाला दिया कि डीजीपी क्या बोल रहे हैं और भगवंत मान क्या बोल रहे हैं। भगवंत मान पर पाकिस्तान को बचाने का आरोप लगाया। धमाकों को रोकने में पंजाब की पुलिस और प्रशासन को फेल बताया बीजेपी ने। जबकि श्री अनंतपुर साहब पहुंचे सीएम भगवंत मान से जब इसे लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने बीजेपी का नाम ले लिया कि ये धमाके बीजेपी की पंजाब चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। ये ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ। तो ये भी कह रहे थे कि जांच जारी है और फिर ये भी कह रहे थे कि बीजेपी की तैयारी का हिस्सा है। सियासी तापमान बढ़ गया। भगवंत मान के साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने घेर लिया। संबित पात्रा ने दावा किया कि भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के इशारों पर यह बयान दिया। बिना जांच के, रिपोर्ट के जिस प्रकार राजनीतिक फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर भगवंत मान जी ने यह बयान दिया, यह निंदनीय है। बीजेपी ने इसे गैर जिम्मेदारा बयान बताया। बॉर्डर स्टेट पंजाब के सीएम के ऐसे बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इधर यूपी के हरदोई में पुलिस ने 7 साल के एक बच्चे की हत्या के एक आरोपी को मुठभेड़ में ढेर करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने दावा किया कि उसने हत्या के एक आरोपी का मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर कर दिया। उस पर आरोप था कि उसने 7 साल के एक बच्चे से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक उस पर अलग अलग जिलों में 11 केस भी दर्ज थे। महाराष्ट्र के पुणे में खेलने के दौरान 7 साल का एक बच्चा 2 दीवारों के बीच फंस गया। सूचना मिलने पर नगर निगम, दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम वहां पहुंची। टीमों ने एक दीवार का कुछ हिस्सा तोड़ा और बच्चे को सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र के पुणे में एक बुजुर्ग पर अपनी ही नाबालिग पोती के रेप का आरोप लगाया गया। घटना के बाद लोगों ने देर रात तक थाने के बाहर घेराव किया और प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के 70 साल के एक नेता ने चौथी शादी की तो उनकी एक पत्नी और बच्चों ने हंगामा कर दिया, विरोध कर दिया, नाराजगी जता दी। हाजी खलील नाम के वो नेता पहले ही 3 शादियां कर चुके हैं। चौथी शादी का विरोध उनकी दूसरी पत्नी ने किया। उन्होंने बताया उनसे पहली वाली पत्नी यानी हाजी खलील की जो पहली पत्नी है उनका देहांत हो चुका है। पहली पत्नी से 8 बच्चे हुए। दूसरी शादी की तो इस बात की जानकारी भी छिपाई। उन्होंने ये आरोप लगाया, मतलब धोखा देकर दूसरी शादी की थी। इसके बाद कुछ साल बाद तीसरी शादी की और कुछ दिन बाद उन्हें भी तलाक दे दिया। अब दूसरी पत्नी ने दावा किया कि हाजी खलील ने तीसरी के बाद चौथी शादी भी कर ली। उम्र उनकी 70 साल है, जबकि जिससे उन्होंने शादी की उनकी उम्र 20 साल बताई गई। तो दूसरी पत्नी और बच्चों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी उन्होंने। कुछ लोग आए, उनके घर में तोड़फोड़ कर दी, उन्हें डराने की कोशिश की। इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ कमिश्नर के दफ्तर पहुंच गई। उन्होंने अपने पति के खिलाफ शिकायत की, अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया उनकी चौथी पत्नी की नजर
उनकी संपत्ति पर है। उनके पति भी प्रॉपर्टी चौथी पत्नी के नाम पर ही करना चाहते हैं कि उनकी पहली पत्नी को भी उन्होंने छोड़ दिया था, यह आरोप लगाया। 8 बच्चे हैं उनके, तीसरी पत्नी को भी तलाक दे दिया। माँ से योगी साहब से मदद मांग रहे हैं, हम बहुत परेशान है। मेरी बेटी कुंवारी बैठी है, तो योगी साहब तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। मेरी बेटी बहुत परेशान है। हाजी खलील के बेटे ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उनके घर में तोड़फोड़ की। उन्होंने शादी का विरोध किया तो विरोध करने पर उनके पिता ने उन्हें और उनकी मां को घर से निकालने की धमकी दे दी। शादी के लिए हमने कई बार कहा था कि पापा तुम हमारी बहनों से भी छोटी हमारी अम्मी लेकर आ रहे हो। अच्छा, ये बात तो आपकी हुई थी उनसे? जी, मेरी बात हुई थी, तो मुझे मारा कि तू कौन होता है बोलने वाला। हंगामा हुआ और फिर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने समाजवादी पार्टी पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगा दिया। इनकी बाकी शादियों से 11 बच्चे हैं। ये है इनके तौर तरीके, ये है इनके महिला सशक्तिकरण का पूरा विचार और रोड मैप। हालांकि हाजी खलील की दूसरी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने भरोसा दिया कि वो मामले की जांच करेगी और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ट्रैक्टर और बस की टक्कर में 40 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बस और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद बस सड़क पर पलट गई। हादसे में बस में सवार 40 यात्री घायल हो गए, जिनमें 6 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। राजस्थान के बांसवाड़ा में माही नदी में एक नाव के पलटने से 2 लोग लापता हो गए। एसडीआरएफ के जवान गश्त लगाकर उन्हें ढूंढते नजर आए। नाव पर 11 लोग सवार थे और सैर के लिए जा रहे थे, तभी वो नाव पलट गई। उनमें 9 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन बाकी 2 लोगों का कुछ पता नहीं चल सका। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद टिल्लू नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उस पर हत्या का आरोप था और उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने उसके पास से पिस्तौल, गोलियां और कार बरामद करने का दावा किया। उधर अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने एक रिपोर्ट दी कि ईरान और अमेरिका के बीच एक 14 पॉइंट के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। युद्ध के खात्मे के लिए ये चर्चा हो रही है और अगले 48 घंटे बेहद अहम है। रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका और ईरान समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही पश्चिम एशिया से खतरे के बादल छट सकते हैं, लड़ाई का अंत हो सकता है। बीते 24 घंटों में अमेरिका ने भी इस बात के कई संकेत दिए। पहले तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शुरू किए गए अपने नए ऑपरेशन, जो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था प्रोजेक्ट फ्रीडम, उस पर रोक लगा दी। फिर अमेरिका के विदेश मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया है। यानी जो युद्ध शुरू हुआ था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो 28 फरवरी को शुरू हुआ था, वो खत्म हो गया है। इसी ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। 40 दिन तक ईरान की धरती पर हवाई हमले किए थे। इजरायल ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका का साथ दिया था। मार्को रूबियो ने दावा किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने मकसद में पूरी तरह सफल रहा और अमेरिका ने जो लक्ष्य तय किए थे वो पूरे हो चुके हैं। Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौता चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इससे पहले ट्रंप ने भी इसी बात के संकेत दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली कि ईरान के साथ समझौता करने को लेकर अच्छी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान समेत कई मध्यस्थ देश मदद कर रहे हैं, उन्होंने लिखा। इसलिए ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम पर भी रोक लगाने का ऐलान कर दिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चलाया जा रहा था। अमेरिका की सेना वहां से आने जाने वाले जहाजों को सुरक्षा दे रही थी प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर। ईरान के हमलों से बचाने में जुटी थी। यह ऑपरेशन अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही शुरू किया था, प्रोजेक्ट फ्रीडम, लेकिन समझौते की उम्मीद नजर आई तो उसने इस पर रोक लगा दी। अब आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो जंग को, टकराव को बढ़ा रहा है। और ऐसा होता दिख रहा था क्योंकि एक रोज पहले हॉर्मूज गलियारे में अमेरिका और ईरान की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। अमेरिका ने ईरान की कई नावों को बर्बाद करने का दावा किया था तो ईरान ने भी पलटवार की हुंकार भरी थी। इसी के बाद कहा जाने लगा कि अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम
बातचीत की संभावनाओं को पटरी से उतार सकता है। तो माना यह जा रहा है कि इसीलिए ट्रंप ने कुछ वक्त के लिए इस ऑपरेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन उन्होंने साफ किया कि हॉर्मुज गलियारे के बाहर अमेरिका की जो नाकेबंदी है वो जारी है और जारी रहेगी। अभी वहां से हटने वाली नहीं है अमेरिका की सेना। इस सब के बीच इस एक्सियोस वेबसाइट की रिपोर्ट आई कि अमेरिका और ईरान में 14 पॉइंट के एक प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। जो ये 14 पॉइंट है उनकी अहम बातें ये बताई कि अगले 30 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना होगा, ईरान को वहां से सेना हटानी होगी, तो अमेरिका को भी नाकेबंदी खत्म करनी होगी, यानी दोनों हट जाएंगे। ईरान को वादा करना होगा वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यूरेनियम की एनरिचमेंट, उसके संवर्धन भी उसे 12 से 15 साल के लिए बंद करना होगा। अमेरिका ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाएगा, स्टेज बाय स्टेज, और ईरान का जो पैसा दूसरे देशों में फ्रीज किया गया है उसे ईरान को वापस किया जाएगा। तो रिपोर्ट कह रही है अमेरिका को उम्मीद है अगले 48 घंटे के अंदर ईरान इस प्रस्ताव की कई शर्तों पर सहमति जता सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शांति का रास्ता निकल सकता है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि उनका देश अमेरिका की जबरन थोपी गई शर्तों के लिए हरगिज तैयार नहीं होने वाला। उन्होंने कह दिया अमेरिका दबाव की रणनीति अपना रहा है। वो चाहता है ईरान उसकी एक तरफा मांगों को मान ले, लेकिन ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दे दी कि अगर ईरान समझौते के लिए नहीं माना तो अमेरिका दोबारा बमबारी शुरू कर देगा, जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी, ऐसी बमबारी कर देगा। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर में मौजूद अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर में मौजूद अपने वाणिज्य दूतावास को बंद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद वहां हिंसक प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद से ही दूतावास में कामकाज ठप था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के एक्स अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया गया था। ईरान ने आरोप लगाया कि ये उसके पक्ष को दबाने की कोशिश है। हालांकि एक्स की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को सख्त चेतावनी देते हुए आरोप लगाया कि चीन अपनी कंपनियों को ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करने के निर्देश दे रहा है। मार्को रूबियो ने साफ किया कि अगर चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों की अनदेखी की तो उस पर अलग से प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं, उनके बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नक्शे पर बताया कि उसका इलाका कौन सा है। उसने नक्शा दिखाकर दावा कर दिया कि कहां तक उसका इलाका है, कि यह इलाका पूरी तरह उसके कंट्रोल में है, उसके कब्जे में है, वहां सिर्फ उसकी मर्जी चलेगी। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी ने रिपोर्ट दी कि ईरान के इस नए दावे से पश्चिम एशिया में टकराव और बढ़ सकता है, शांति की उम्मीदों को झटका लग सकता है और जंग फिर से तेज हो सकती है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि यह वाला इलाका उसका है। हॉर्मुज गलियारे के बहुत बड़े हिस्से पर उसने अपना दावा कर दिया। उसकी IRGC सेना ने हॉर्मुज गलियारे के बहुत बड़े इलाके को एरिया ऑफ कंट्रोल बताया, कि अपना कंट्रोल है। दावा किया कि समुद्र के उस पूरे इलाके में सिर्फ ईरान का कंट्रोल है। वहां से गुजरने वाले जहाजों को सिर्फ उसके नियम मानने होंगे, उसकी शर्तों को पूरा करना होगा, तभी जहाज हॉर्मुज गलियारे को पार करने दिए जाएंगे। उसने नक्शे में ईरान के कब्जे वाले इलाकों को लाल रंग से दिखाया। उसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोनों तरफ ईरान का कब्जा है। नक्शे में पहली लाल रेखा ईरान के केश्म द्वीप से शुरू होती है। ईरान के दक्षिणी हिस्से में यह द्वीप है। रेखा को की दूसरी तरफ UAE के उमल क्वेन तक दिखाया गया। उस रेखा को नक्शे में दूसरी लाल रेखा हॉर्मुज गलियारे के दूसरी तरफ नजर आई, ओमान की खाड़ी की तरफ। वहां ईरान के कोहे मुबारक से शुरू होकर UAE के फुजैरा तक वो लाइन दिखी। ईरान की IRGC सेना दावा कर रही कि लाल रेखा के बीच के इलाके उसके कंट्रोल के इलाके। इन दोनों रेखाओं के बीच के पूरे समुद्र पर उसका कंट्रोल, वो उसका इलाका है। जहां से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरान के हिसाब से चलना होगा, उसकी शर्तों को मानना होगा, उससे इजाजत लेनी होगी। अगर किसी जहाज ने नियमों का उल्लंघन किया तो अंजाम बुरा होगा। ईरान की IRGC सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर देगी। उसके मुताबिक इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा पूरी तरह ईरान के हाथ में है। उसकी मंजूरी के बिना वहां से कोई नहीं जा सकता। ईरान ने चेतावनी दी कि हॉर्मुज गलियारे के नजदीक अगर किसी ने भी सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
इधर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पुलिस ने यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए एक नई पुलिस यूनिट बनाने का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पुलिस ने यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए एक नई पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की। हाल के दिनों में यहूदी समुदाय के खिलाफ बढ़ती विरोध की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया, जिससे समुदाय की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। पेरिस में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भारत इनोवेट्स 2026 के लिए प्री इवेंट रोड शो आयोजित किया। इस रोड शो का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों, कंपनियों और रिसर्च संस्थानों से जोड़ने का था। भारत इनोवेट्स 2026 का मुख्य आयोजन 14 से 16 जून तक फ्रांस के शहर नीस में किया जाएगा।